नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। मोदी सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि नारे में तो सबका विकास दिखता है, भाषणों में भी राष्ट्र का विकास सर्वोपरि सुनाई देता है, लेकिन इस सुनाई और दिखाई देने वाली तस्वीर के पीछे की असली तस्वीर क्या है? अगर इसको समझना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि समझ सकें कि असल में राष्ट्रवादी सरकार आपके साथ और आपका विकास कर रही है या फिर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का। आजकल सरकार आत्मनिर्भर भारत बना रही है, लेकिन सरकार से पूछिएगा कि यह कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को सरकार ने खिलाने का दावा किया है। कभी इस तस्वीर के बारे में सोचिएगा कि जिस देश में करोड़ों लोग खाने को मोहताज हों, उस देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे या फिर खाने का इंतजाम करने के लिए दूसरों के गुलाम होंगे? अगर यही आत्मनिर्भर भारत है तो फिर इस नारे की जरूरत कहां थी? भारत तो पहले भी आत्मनिर्भर था, आज भी आत्मनिर्भर है। वो कहावत तो सुनी होगी, पापी पेट क्या ना कराए। इसका मतलब है कि अगर सत्ता अपने नागरिकों के बारे में ना भी सोचे तो इस देश का नागरिक खुद के बारे में सोचने के साथ सरकारों के बारे में जरूर सोचता है। मतलब साफ है कि सत्ता सबका साथ सबका विकास कर चुकी है और बाद में विश्वास भी जोड़ दिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि सबका साथ सबका विकास हो गया क्या? और विश्वास तो दूर की कौड़ी है, लेकिन अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार ने नारा दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि कैसे और कैसा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक 10% लोगों के पास 77% राष्ट्रीय धन है। 2017 में जितना धन उत्पन्न हुआ उसका 73% भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास धन है और बचा हुआ 27% धन 99% आबादी के पास आता है। 67 मिलियन भारतीयों की इनकम में सिर्फ 1% की वृद्धि होती है, जो सबसे गरीब आबादी भी है। मतलब यह है कि जिन 80 करोड़ लोगों को सरकार खिलाने का दावा करती है उनमें इन 67 मिलियन लोग भी शामिल हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 63 अमीर लोगों की कुल संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के केंद्र सरकार के बजट से भी ज्यादा थी। अब एक और नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद अडानी समूह की 230% दौलत बढ़ गई। अब अडानी की संपत्ति लगभग 26 अरब डॉलर के पास है। ये एक ऐसा समूह है जब से मोदी सरकार बनी तब से सबसे ज्यादा दौलत के मामले में विस्तार हुआ। इस यारी के पीछे की तस्वीर को समझना होगा, क्योंकि गोधरा कांड के बाद गुजरात में निवेश की तस्वीर लगभग रुक गई थी। अमेरिका ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। ये तब तक जारी रहा जब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन गए, लेकिन गुजरात की नई तस्वीर बनाने में अडानी समूह का हाथ बड़ा है। गुजरात में मोदी सरकार चल रही थी और अडानी समूह सरकार के साथ नई योजनाओं और नई तस्वीर पर काम कर रहा था। विस्तार को बढ़ाने के साथ नई योजनाओं और नए उद्योगपतियों को जोड़ने का काम भी किया और 2014 तक नए गुजरात के साथ प्रधानमंत्री की लड़ाई में नरेंद्र मोदी मैदान में आ गए थे। तब मोदी अडानी के प्लेन से चुनाव प्रचार किया करते थे। उसके बाद की तस्वीर तो साफ है। मोदी सरकार केंद्र में दोबारा बनी तो फरवरी 2019 में 6 हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी शामिल हैं। हाल ही में जब लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी के हाथों में सौंपा गया तो लोगों ने पूछा, और क्या बेचने की तैयारी है? बात बेचने की नहीं है। जब आप दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर कुछ व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश क्यों होती है? वो भी तब जब इस देश में कृषि और कुछ अन्य सहयोगी क्षेत्रों के बलबूते 70% जनता को रोजगार मिलता है और कॉरपोरेट क्षेत्र से करीब 2.3% लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कॉरपोरेट सेक्टर को पहुंचाया जाता है। पता है क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि किसान पार्टी फंड में पैसा नहीं देगा, इसलिए जो सबसे ज्यादा रोजगार देने और बहुसंख्यक आबादी को खिलाने की ताकत रखता है उसके खिलाफ सरकारें काम करती हैं, ताकि लोगों की मजबूरी बनी रहे और राजनीतिक सत्ता की तरफ देखते रहें। इसके साथ ही सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल जनता खेल नहीं सकती, क्योंकि उसमें पूंजी का खेल होता है। ऐसे में उद्योगपति साथी ही काम आते हैं। सरकारें उद्योग धंधों को पालती हैं और उसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल के साथ फायदा और नुकसान कराती हैं।
2018 के एक आंकड़े के मुताबिक कृषि क्षेत्र को बैंकों ने 10 लाख करोड़ का कुल क्रेडिट दिया और इसी साल उद्योगपतियों को 22 लाख करोड़ का कुल क्रेडिट दिया था। आरबीआई के एक आंकड़े के मुताबिक मोदी सरकार ने साल दर साल कर्ज माफी की है। इस तस्वीर में देखिए, जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर 2018-19 तक के आंकड़े हैं, जिसमें एक तरफ लिखा है ब्रेवर और दूसरी तरफ लिखा है राइट ऑफ। इन शब्दों का मतलब समझाऊंगा। एक तरह से दोनों कर्जे के रूप में बैंक पैसे देते हैं, लेकिन जब लौटते नहीं हैं तो उनको या तो माफ कर दिया जाता है या फिर एनपीए घोषित किया जाता है। इसमें भी दो वैरायटी हैं। ब्रेवर का मतलब होता है कि कर्ज को माफ कर देना, जैसे किसानों का कर्ज माफ किया जाता है। इसमें वसूली की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। लेकिन राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक अपने बैलेंस शीट से इस पैसे को हटा देता है, लेकिन वसूली का काम चलता रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि बैंक अपने पैसे की भरपाई के लिए संपत्तियों की नीलाम करने की प्रक्रिया को चलाता है। हाल ही में एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था कि केंद्र सरकार ने 50 बड़ी कंपनियों के 68,600 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। इस छूट से पहले भी उद्योगपतियों को सरकार कर्ज में राहत देती आई है। मार्च 2018 में सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने संसद में बताया था कि 2.42 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के कर्ज को एनपीए कर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय के मुताबिक 2004 के बाद से अब तक उद्योगपति घरानों को 50 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी जा चुकी है। 2019 में ये छूट 1.45 लाख करोड़ रुपए की थी, जबकि रेटिंग एजेंसी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच पूंजीपतियों के 7,77,800 करोड़ रुपए कर्ज को एनपीए घोषित कर दिया गया। जब सरकारें उद्योगपतियों के पैसे माफ करती हैं तो सरकारों को वित्तीय संकट जैसी समस्या दिखाई नहीं देती, जबकि पैसा तो जनता का ही है। सरकारों के पास कोई अपना खजाना तो है नहीं, लेकिन किसानों की कर्ज माफी की बात आते ही वित्तीय संकट की समस्या खड़ी हो जाती है। और इस बात को वो लोग भी जायज ठहराने लगते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी किसानों के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि सरकार के साथ खड़े होकर उद्योगपतियों का साथ देने लग जाते हैं। और अगर किसी मजबूरी बस किसानों का कर्ज माफ करना पड़ गया तो ऐसे बताते हैं जैसे इन नेताओं ने अपनी किडनी बेचकर किसानों को राहत दी है, लेकिन उद्योगपतियों को राहत देने के बाद एक बार भी नाम तक नहीं लेते। इस देश के किसान की हालत कौन नहीं जानता? किसानों की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये भली भांति लोग जानते हैं, जिससे मजबूर होकर किसान घुट घुट कर हर दिन मरता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती। सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा किया है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि किसान और कर्ज के बोझ तले दब गया। नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 2016-17 में 40,327 किसान घरों में एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक देश में 52% किसानों के ऊपर औसत 1 लाख रुपए का कर्ज है और देश में करीब 14 करोड़ किसान परिवार हैं। उन किसानों पर 2018 तक कुल उधार महज 7 लाख करोड़ रुपए है। अब इस साल के इस डाटा को भी देख लीजिए। सरकार ने 49,875 करोड़ रुपए माफ किए, जबकि प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय के मुताबिक 2004 के बाद से अब तक उद्योगपति घरानों को 50 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी जा चुकी है, लेकिन किसानों के लिए 7 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास नहीं है। अगर सरकारें किसानों का कर्ज माफ कर देंगी तो वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा। इसी दोगले रवैये को समझने की जरूरत है। सरकारें अपना काम चलाने के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए राहत के साथ बोनस और उनकी आमदनी में हर साल कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर देती हैं, लेकिन एक किसान की आमदनी में वो रफ्तार दिखाई नहीं देती जो रफ्तार नेताओं और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के मामले में दिखाई देती है। इनको महंगाई भत्ता से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं भी जनता के टैक्स से मिलने वाले पैसे से दी जाती हैं। उनमें किसान भी शामिल हैं जो टैक्स देते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब सरकारें अपने और अपने सिस्टम को चलाने वालों को खुश करने की सोच सकते हैं तो फिर किसानों की खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोच सकती। किसानों को साल दर साल घाटा होता है क्योंकि किसानों को एमएसपी दर नहीं मिल पाती। ऐसे में किसानों को साल 2000 के बाद सीधे तौर पर 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अगर सरकारें किसानों के इस घाटे की भरपाई कर दें तो किसान शायद 7 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा ना होता।
2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी। अगर इस रिपोर्ट को 2007 में लागू कर दिया जाता तो हर साल किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलते और इसको अगर जोड़ दें तो 2020 तक किसानों को 28 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलते, जो किसानों को नहीं मिला। कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को C2+50% के हिसाब से किसानों को समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, जो अब तक अधूरा है। लेकिन राष्ट्रीय किसान महासंघ ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सभी फसलों का स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के आधार पर समर्थन मूल्य देने की मांग की है, जबकि 29 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन ने भी प्रधानमंत्री को कर्ज माफी के लिए पत्र लिखा था। लेकिन सरकार किसानों के बारे में कैसे सोचे? उनके हितों के बारे में सोचेगी तो फिर उद्योगपति साथियों के बारे में कैसे सोचेगी? ऐसे में जब चुनाव आएगा तो फिर से मोदी सरकार किसानों को एक और झुनझुना पकड़ा देगी, धरती पुत्र कहकर पेड़ के ऊपर चढ़ा देगी और जब होश आएगा तो किसान फिर फांसी पर झूल जाएगा। और इससे ज्यादा किसान कर भी क्या सकता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो तो सरकार के गुलाम हैं। तो फिर किसानों के बारे में कौन सोचेगा? सत्ता तो सिर्फ उद्योगपतियों की सोचती है, क्योंकि रैलियों में खर्च होने वाला पैसा किसान की जेब से नहीं जाता, बल्कि उनकी जेब से जाता है जिनको सरकारें फायदा पहुंचाने का काम करती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे हुआ सबका साथ सबका विकास, और किसानों के बिना आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जो सबसे ज्यादा लोगों को खिलाने और पालने की ताकत रखता है। लेकिन उनके बारे में देश की राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक सरकार नहीं सोचती, क्योंकि लोगों को गुलाम बनाए रखने की मंशा होती है। अगर सही मायने में जनता का विकास हो गया तो फिर सियासत के लिए राजनीतिक मुद्दे कहां से मिलेंगे? नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए वो लोग कहां से मिलेंगे जिनको 2 वक्त की रोटी खिलाकर गुलाम बनाकर रखते हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, उसकी मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।